कि गांधी जी से जब पत्रकार लुई फिशर ने पूछा था कि आप आज़ादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे, तो गांधी जी ने कहा था कि जो मद्रास, बेंगलुरु, बम्बई और दिल्ली में सत्ता है उसे मैं चाहूँगा कि हर गांव में बांट दिया जाए। तो एकल अभियान का 1 लाख गांव में पहुंचना गांधी के उस सपने को पूरा करने जैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, जिन्होंने अपने छात्र जीवन में छात्रों की लड़ाई लड़ी, आगे बढ़े तो समाज की लड़ाई लड़ी, साहित्य की लड़ाई लड़ी, पत्रकारिता किया और आज भी समाज और साहित्य के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहला तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि एकल अभियान जो विगत 35 वर्षों से उन समाज के लिए काम कर रहा है जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, वनांचलों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए एकल अभियान काम कर रहा है, इस पर आपकी क्या विचार है? एकल अभियान को श्याम जी गुप्त के जरिए मैं जानता हूँ। पहले हमने सुना था, फिर अब एकल अभियान से मैं परिचित हूँ, क्योंकि स्वराज का शंखनाद जब लिखा जा रहा था तो अधिक से अधिक जानने की हमने कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख गाँवों में जब एकल अभियान पहुँचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संबोधित किया था। एकल अभियान का 1 लाख गांव में पहुंचना गांधी के उस सपने को पूरा करने जैसा है कि जो सत्ता है यानी शिक्षा है, समाज का काम है, उन्नति के कार्य हैं, स्वावलंबन का कार्य है, यह जब 1 लाख गांव में पहुंचता है तो उस सपने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जिन लोगों को भी पिछड़े या आदिवासी इलाकों में लोगों के जीवन के बारे में चिंता है, वे एकल अभियान से परिचित। पेशा कानून से राम राज्य एकल अभियान चाहे तो स्थापित हो सकता है, और राम राज्य का मतलब होता है लोगों की खुशहाली। हाँ, आपने कहा राम राज्य, तो कहा जाता है जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम ये बात सुन रहे आ रहे हैं कि जब गांव सुरक्षित होंगे, गांव के लोग गांव में रहेंगे, तभी जाके वो खुशहाल भी रह सकते हैं। तो ऐसे में ग्राम स्वराज के लिए एकल भी काम कर रहा है, तो इस अवधारणा को सरकार कैसे काम करे, कैसे गांव के लोगों को गांव में रहने के लिए प्रोत्साहित करे और कुछ ऐसे योजनाएं बनाएं जिससे वो वहां रहें, अपने काम करें और आगे बढ़ें? ग्राम स्वराज सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया महात्मा गांधी ने, और उन्होंने ये कहा कि स्वराज जो है वो वैदिक शब्द है। फिर कहा कि स्वराज पवित्र शब्द है। फिर कहा कि स्वराज में ही आत्मचिंतन है, आत्म स्वावलंबन है और आत्म संरक्षण है। अब इसको ग्राम के स्तर पर जब आप परिभाषित करेंगे तो एक ऐसे गांव की उसमें कल्पना है जहां लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, खुशहाली है, और गांव को किसी दूसरे जगह के अपने जीवन के लिए, रोजमर्रा के चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो का लक्ष्य रखा है 2047 तक, तो वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? वो लक्ष्य पूरा होगा, विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित गांव बने। और विकसित गांव का एक पैमाना है। विकसित गांव का पैमाना ये है कि गांव अपना निर्णय स्वयं करे, गांव अपनी अर्थव्यवस्था स्वयं विकसित करे, और उसके आसपास के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर वो उद्योग धंधे या जो कुटीर उद्योग या जो भी उसको खड़ा करना हो करे। गांव स्वतंत्र हो। 2 बातें होनी जरूरी हैं। नंबर 1 कि निर्वाचित जो ग्राम सभा है वो साल में 2 बार बैठे और उसमें पंचायत के बारे में बातचीत हो। ग्राम सभा का वही रोल हो जो
राज्य के स्तर पर विधानसभा का है, केंद्र के स्तर पर संसद का है। ये पहली ज़रूरत है। ग्राम सभाएं बैठती नहीं है, पंचायत पंच और सरकारी कर्मचारी मिल करके फैसले करते हैं। तो हमको एकल अभियान की ओर से अपने क्षेत्र में जो पंचायत कानून है उसका अध्ययन करके उसको प्रेम से ही लेकिन उसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। तो एकल अभियान को लोग, उस एरिया के लोग जहाँ ये प्रयास होगा वो परमात्मा की तरह मानेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा बहुत ट्रेंड है राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद कि हमारी सांस्कृतिक चेतना जग रही है। हम भारतवासी जो हैं वो अपनी सनातन संस्कृति की ओर वापस लौट रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो प्रवृत्ति है वो अयोध्या आंदोलन की देन है। अयोध्या आंदोलन ने हमारी सांस्कृतिक चेतना पर जो धूल जमी हुई थी, राख जमी हुई थी, उसको हटा दिया। और इसलिए अब लोग अपनी जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, अच्छी बातें हैं, उसको याद कर रहे हैं और याद करके अपनी श्रेष्ठता का भी अनुभव कर रहे हैं। ये बात पहले नहीं थी। पहले सेकुलर होना श्रेष्ठता थी और अधार्मिक, सेकुलर होते होते अधार्मिक हो जाते थे। अब जो है वो हम ये सांस्कृतिक चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम अपने मूल की तरफ लौटेंगे। इसमें अभी कुंभ हुआ, कुंभ में लगभग 40% भारत, 66 करोड़ की जनसंख्या, मतलब 66 करोड़ की डेटा है, बताया जा रहा है कि जो कुंभ पहुँचे। तो क्या ये कुंभ इसमें कितना बड़ा योगदान करने वाला है, कितनी बड़ी ये भूमिका निभाने वाला है कि लोग आगे और अपने धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े और अपने बारे में सोचे और आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए? कुंभ का स्नान एक अवसर है और इस बार बहुत बड़ी संख्या में, कहते हैं कि 68 करोड़ लोग संभवतः अब तक स्नान कर चुके हैं। तो कुंभ की एक भावना जो है वो हमारे लिए पूंजी का काम करेगी और शासन प्रशासन की भी परीक्षा हुई। शासन प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। खुद प्रधानमंत्री ने उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया, मुख्यमंत्री कई बार वहाँ गए। तो कहना ये चाहिए कि कुंभ दो बातें हमको बताता है। नंबर एक, सरकार और समाज की परस्परता बढ़ रही है, दोनों की दिशा जो है वो अब मिलजुल कर चलने की है। जो टकराव का वातावरण था वो टकराव का वातावरण धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब समाज मिलजुल करके कोई प्रयास करता है तो उपलब्धियां जल्दी होती हैं और वो सार्थक होती हैं। कुंभ की सफलता तो है, लेकिन कुंभ में सार्थकता भी है और सार्थकता ही दरअसल सांस्कृतिक पूंजी होती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो ज़रूरत है वो एकल की जो लीडरशिप है उसके बीच में जो पेशा कानून है, पंचायत कानून है, उस कानून को समझने की ज़रूरत है। यानी हम लोगों ने सुना है लेकिन उसको समझा नहीं है। तो उसको समझने के बाद फिर विचार विमर्श शुरू होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पर सब जगह नहीं, लेकिन 2-4 जगह पर हम पायलट प्रोजेक्ट जैसा, यानी 2-4 स्थान जहाँ हम अपनी शक्ति लगा सकते हैं, सब जगह नहीं, परंतु कुछ 2-3 जगह चुन लें और उसको हम सक्सेस स्टोरी के तौर पर डेवलप करें कि और बताएं कि हाँ, हमने कानून को ज़मीन पर उतार दिया।
तो ये थे हमारे साथ राम बहादुर राय जी, जिन्होंने बताया कि भारत कैसे खुशहाल होगा, कैसे गांव खुशहाल होंगे तो देश आगे बढ़ेगा और तभी हम एकजुट होकर भारत को विकसित बना पाएंगे।